मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर हमारी कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। मेरी आंखें बंद हो रही हैं, सांसें तन का साथ छोड़ रही हैं। ऐसा लग रहा है मानो मम्मी की आवाज़ दूर, बहुत दूर से आ रही है। सनम, आंखें खोलो बेटा, क्या हो रहा है तुझे? सनम, मैं आंखें नहीं खोल सकती। शायद मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं, पर अनंत की डगर पर जाते जाते मेरी आंखों के सामने जिंदगी की हर घटना किसी फिल्म की तरह प्रतिबिंबित हो रही है। मम्मी के उस वाक्य ने मुझे स्कूल से लेकर अब तक की जिंदगी का स्मरण करा दिया और मैं अतीत की गलियों का सफ़र करते कुछ साल पीछे चली गई। रोज़ सुबह मम्मी कितनी सारी आवाज़ लगाकर उठाती थी। सनम, बेटा उठो, स्कूल के लिए देर हो रही है। मुझे भी मम्मी के मुंह से बेटा शब्द सुनना बहुत अच्छा लगता है, तो जानबूझकर बिस्तर पर ही पड़ी रहती और जब तक मम्मी सनम से सुनड़ी पर आकर डांटती नहीं और मुझे जगाने के चक्कर में पूरा घर जग जाता, तब दौड़ते हुई बाथरूम में घुस जाती थी और मम्मी भी झूठा गुस्सा जताते रसोई में सबके लिए नाश्ता बनाने चली जाती। मम्मी पापा, सागरिका दीदी, समर्थ और मुझे मिलाकर कुल 5 लोगों का हमारा छोटा सा परिवार है। एक दूसरे के साथ भावनात्मक रूप से जुड़े शांति से ज़िंदगी जी रहे थे। मेरी सागरिका दीदी बहुत शांत और सरल स्वभाव की हैं और मैं थोड़ी सी चंचल। दीदी मुझे बहुत प्यार करती हैं, पर एक बात मेरी दीदी को बिल्कुल पसंद नहीं। दीदी की अपनी चीज़ें कोई और इस्तेमाल करे, वह उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। पापा हमेशा तीनों बच्चों के लिए एक सी चीज़ें लाते थे, पर मुझे हमेशा दीदी की चीज़ें ही ज़्यादा अच्छी लगती थी, तो चोरी छुपे दीदी की चीज़ें इस्तेमाल कर लिया करती थी, तो उस पर दीदी चिल्लाकर पूरे घर को सिर पर ले लेती। घर में किसी बात पर कभी कलेश नहीं होता था, पर इस बात पर जंग छिड़ जाती। मम्मी पापा के बहुत डांटने पर सॉरी, अगली बार ऐसा नहीं करूँगी बोलकर मैं छिटक लेती। दीदी मुझसे 3 साल बड़ी थी। देखते ही देखते दीदी ग्रेजुएट हो गई और मैं कॉलेज में आ गई। पापा दीदी के लिए लड़का ढूंढने लगे और वह दिन भी आ गया। दीदी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन रिश्ता आया। सूरत में अपना बिजनेस संभाल रहे आदित्य के साथ दीदी का रिश्ता पक्का हो गया। आदित्य के मम्मी पापा मुंबई में रहते थे क्योंकि उनकी एक ब्रांच वहाँ पर थी। बहुत ही सरल व समझदार और दिखने में हैंडसम थे। आदित्य मेरी दीदी भी गोरी, सुंदर और सलीकेदार है। दोनों की जोड़ी बहुत जमती थी। पापा ने बड़ी धूमधाम से दी की शादी की। दीदी के ससुराल जाते ही मेरी ज़िंदगी में एक खालीपन भर गया। मुझे हर बात पर दीदी की याद आती। आहिस्ता आहिस्ता दीदी के बगैर जीने की आदत डाल रही थी। ऐसे में दीदी की शादी को 3 साल बीत गए। बीच में 2 या 3 बार दीदी घर आई थी, पर जीजू सिर्फ 1-2 बार ही आए। बस फ़ोन पर बातें होती। पढ़ाई की वजह से मैं भी 1-2 बार ही दीदी के यहाँ गई थी।
इसलिए जीजू का ज़्यादा परिचय नहीं था, पर दीदी से उनकी बहुत तारीफ सुनी थी। देखते ही देखते दीदी ने खुशखबरी दी। दीदी माँ बनने वाली थी। मैं तो मौसी बनने के ख्याल से ही झूम उठी। घर में नन्हे मेहमान के आने की तैयारियां शुरू हो गई। मम्मी पापा भी नाना नानी बनने वाले हैं, यह सुनकर खुशी से पागल हो गए। पर दीदी की तबीयत बहुत ही ख़राब होने लगी। जीजू दी को अपनी नज़र के सामने रखना चाहते थे और मम्मी पापा दीदी को हमारे घर लाना चाहते थे। जीजू के मम्मी की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं रहती थी, तो वे भी दी की देखभाल नहीं कर पाती। इसलिए यह तय हुआ कि अगले कुछ महीने दीदी हमारे यहाँ रहेंगी और डिलीवरी के वक्त जीजू के यहाँ दीदी को पापा हवाई जहाज़ से ले आए। उनके आते ही घर चहक उठा और मैं इसलिए ज़्यादा खुश थी कि मेरा ग्रेजुएशन पूरा हो गया था, तो अब आराम से दी के साथ वक्त बिता सकती थी। मैं दीदी का बहुत ख्याल रखती थी और मम्मी भी दीदी को बिस्तर से उठने नहीं देती थी। फिर भी दी की तबीयत दिन ब दिन खराब होती चली गई और 7वें महीने में ही एक दिन उन्हें ज़ोर का दर्द उठा और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। जीजू भी तुरंत आ गए, पर डॉक्टर की लाख कोशिश के बाद भी बच्चे को नहीं बचा पाए। दी और जीजू दोनों ही टूट गए। तब माँ ने कहा कि बच्चे के साथ लेन देन नहीं होगा, कुदरत दोबारा सुख देगा। पर डॉक्टर ने कहा कि दोबारा माँ बनने की सोचिएगा भी नहीं, क्योंकि सागरिका का यूट्रस कमज़ोर है। 9 महीने तक बच्चे को कोख में नहीं पाल सकता। यह सुनकर दी को बहुत बड़ा झटका लगा। एक स्त्री तभी संपूर्ण कहलाती है जब उसे माँ का सुख प्राप्त होता है। दीदी पर भी यही बात लागू होती थी। दीदी मानो बुत बन गई। जिंदगी से रस ही उड़ गया। अकेली बैठी पता नहीं क्या सोचती रहती। सारे घर वाले मिलकर भी दी को खुश नहीं रख पा रहे थे। 2 महीने बीत गए, पर दी अपने बच्चे को भूल ही नहीं पा रही थी। जीजू दी को लेने आ गए, पर दी की तबीयत इतनी ठीक नहीं थी, तो उनका ध्यान रखने के लिए मम्मी पापा ने मुझे दी के साथ सूरत भेज दिया। मैं और जीजू दी को हंसाने की भरपूर कोशिश करते रहते थे, पर दी को डिप्रेशन से बाहर निकालने में नाकामयाब रहे। दी खाने पीने में भी लापरवाह रहने लगी और ना किसी चीज़ में दिलचस्पी ले रही थी। एक दिन हीमोग्लोबिन कम हो जाने की वजह से वे चक्कर खाकर गिर गईं। तुरंत एम्बुलेंस बुलाकर उन्हें अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने कहा कि ऑक्सीजन और ब्लड चढ़ाना होगा और 3-4 दिन अस्पताल में एडमिट करना पड़ेगा। दी को अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। घर और जीजू की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। अस्पताल वाले वहाँ किसी को रहने नहीं देते। वहाँ का स्टाफ ही मरीज को देखता। मैंने अच्छे से सब संभाल लिया, पर दी की चिंता में जीजू भी अपनी सेहत के प्रति लापरवाह होते चले गए। अगली रात 2 बजे मैं पानी पीने उठी तो देखा कि जीजू बालकोनी में खड़े आसमान की तरफ देखकर चिंता में जाग रहे थे। नींद कोसों दूर थी। मुझसे जीजू की यह हालत देखी नहीं गई। मैं आहिस्ता से जीजू के पास गई और सतावना देते हुए पानी का गिलास देकर समझाने लगी
कि सब ठीक हो जाएगा। सो जाइए। जीजू मुझसे लिपट कर रोने लगे। सनम, हमने किसी का क्या बिगाड़ा था? क्यों हुआ हमारे साथ यह सब? मैंने भी जीजू को रोने दिया ताकि दर्द थोड़ा कम हो, पर आहिस्ता आहिस्ता हम दोनों पर पता नहीं कौन सा नशा छाने लगा। विपरीत सेक्स की पहली छुअन पाकर थोड़ी मैं बहक गई और बहुत महीनों के प्यासे जीजू मुझ में दीदी को ढूंढने लगे। नज़दीकियों ने कब हम दोनों को अपनी आगोश में ले लिया पता ही नहीं चला, और जो नहीं होना चाहिए वह हो गया। सारी सीमाओं को लांघने के बाद हम दोनों को होश आया। मैं तो धक से रह गया। हाय, यह मैं क्या कर बैठी? दी को क्या मुंह दिखाऊंगी? मम्मी पापा से कैसे नजरें मिला पाऊंगी? पर जो हुआ उसे कैसे झुठलाऊं? जीजू मुझसे नजरें तक नहीं मिला पा रहे थे। बार बार मुझे सॉरी कहते रहे, पर उनके अकेले की गलती भी नहीं थी। ना उन्होंने जबरदस्ती की थी। इस गुनाह में मैं बराबर की हिस्सेदार थी। हम दोनों ही बहक गए थे। जीजू ने अब घर आना बंद कर दिया। ऑफिस में ही लंच मंगवा लेते थे और वहीं पर सो जाते थे। दीदी 1 सप्ताह बाद अच्छी होकर घर आ गई। जब जीजू को घर आए बगैर चारा नहीं था, दी अब थोड़ी मूड में भी रहने लगी थी। पर मुझे और जीजू को चुप देखकर टोकती, आखिर आप दोनों को हुआ क्या है जो पूरा घर सिर पर लिए घूमते थे? अचानक यह परिवर्तन क्यों? अब तो मैं भली चंगी हूँ। अब तो दोनों खुश रहो। पर क्या जवाब देते हम दोनों? जीजू दी का बहुत ख्याल रखते थे, मगर मेरे साथ बात करने से भी कतराते थे। चाह कर भी हम दोनों उस कमज़ोर पल को भुला नहीं पा रहे थे। याद आते ही सिर शर्म से झुक जाता था। अब मैं यहाँ से भाग जाना चाहती थी। मैंने दी से कहा, दी अब आप ठीक हो तो मैं घर जाऊं? मम्मी पापा कुछ दिन बाद दी को देखने आने वाले थे, तो उन्होंने कहा कि इतनी जल्दी क्या है तुझे, अब मम्मी पापा के साथ ही जाना, और ज़बरदस्ती रोक लिया। ऐसा करते 1 महीना बीत गया और एक दिन खाने के टेबल पर दाल की खुशबू लेते ही मुझे जोरदार मितली उठी। मैं दौड़कर बाथरूम चली गई और वहाँ उल्टी हो गई। मैं सोच में पड़ गई कि पेट में तो कोई गड़बड़ नहीं, फिर यह उल्टी किस बात की? और सोचते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए, आंखों में आंसू आ गए। आज तक दी की हर चीज़ छिप कर इस्तेमाल कर लेती थी, तब उनके डांटने पर भी मज़े लेती थी। मैं आज पहली बार दी को जान से भी ज़्यादा अजीज जीजू के साथ अतरंग पल बिताने पर घोर पछतावा हो रहा था, और खुद के प्रति तिरस्कार। किस मुंह से उन्हें बताऊं कि दी, आज तक मैंने आपकी हर चीज़ को बिना बताए इस्तेमाल किया। ऐसा तो सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस पर सिर्फ और सिर्फ आपका अधिकार है, एक दिन उसे भी मैं, ओह यह मैं क्या कर बैठी। आज अनजाने में ही सही अपनी उस आदत को दोहराने पर खुद पर शर्म आ रही थी। इतने में बाथरूम के बाहर से दीदी ने पूछा, सनम क्या हुआ? तू ठीक तो है? चल बाहर आ, हम डॉक्टर को दिखा देते हैं। मैं स्वस्थता का चोला पहनकर बाहर आई।
और दी से कहा कि शायद एसिडिटी हो गई है, थोड़ा आराम कर लेती हूँ, ठीक हो जाऊंगी। अपने रूम में आकर बिस्तर पर औंधे मुंह लेटे इतना रोई कि आंखें सूख गई। मन में ख्यालों का बवंडर उठ रहा था, पर किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पा रही थी। ऐसे ही पूरा दिन पड़ी रही। उल्टी के डर से रात को डिनर के लिए भी नहीं उठी। थोड़ा जूस पीकर सो गई। दूसरे दिन मम्मी पापा और समर्थ आ गए। दिवाली की छुट्टियां थी तो मम्मी पापा कुछ दिन रुकने का प्लान बनाकर आए थे। मैं यहाँ से कहीं भाग जाना चाहती थी, पर जाऊं तो जाऊं कहाँ। मम्मी पापा और दी पीछे गार्डन में गप्पे लड़ा रहे थे कि इतने में जीजू ऑफिस से आ गए। उस एकांत का फायदा उठाकर मैंने जीजू से अपने मन की शंका बता दी। जीजू घबरा गए। उनकी आंखें पछतावे के आंसू से नम हो गई। हम दोनों में से कोई एक दूसरे को आश्वासन देने की स्थिति में नहीं थे। जैसे पाप छत पर चढ़कर चिल्लाता है, वैसे ही मेरी उल्टियों का सिलसिला दूसरे दिन भी चालू रहा। उस दिन तो दी गुस्सा हो गई। सनम 2 दिन से तबीयत खराब है ना, ठीक से खाना खाती है ना दवा लेती है, अब हद हो गई है। जबरदस्ती डॉक्टर के पास ले गई। मेरे तो पसीने छूट गए। डॉक्टर ने सारे टेस्ट किए और रिपोर्ट देखते ही दी को बधाई देते हुए कहा, बधाई हो, यह माँ बनने वाली है। दी की आंखें बाहर निकल आईं, होंठ सिल गए, मानो बदन का पूरा खून जम गया हो। मैं सिर झुकाए बैठी रही। कोई चारा ना था। क्या रिएक्ट करती। दी जल्दी ही डॉक्टर का शुक्रिया अदा कर बाहर चली गई। मैं भी पीछे पीछे चल दी। घर आते ही दी का आक्रोश ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। सबसे पहले यही सवाल किया, कौन है वह? आदित्य। मैंने हल्का सा सिर हिलाकर हाँ कहा तो दी बोली, सनम, तुमने मेरी सारी चीज़ें आज तक इस्तेमाल की, मैं बर्दाश्त करती रही, पर अब आदित्य को भी। इतना सुनते ही मम्मी ने मेरे गाल पर थप्पड़ जड़ दिया और पापा तो मानो मेरा मुंह तक देखने को तैयार नहीं थे। पीछे मुड़कर बोले, कल ही नर्सिंग होम जाकर सब क्लियर करवा लो। पर इतना सुनते ही दी को पता नहीं क्या हुआ कि मुझसे लिपट कर चिल्लाते हुए बोली, नहीं, मैं अपने बच्चे की हत्या करने की किसी को इजाज़त नहीं दूंगी। यह मेरा बच्चा है, मुझे हर कीमत पर चाहिए। दी मेरा सिर चूमती रही, मानो बच्चे के आने की खुशी में मेरी और जीजू की गलतियां माफ़ करने के मूड में हो। दी खुशी से झूम उठी और मेरे सामने दया की भीख मांगते हुए बोली, सनम, वादा कर, तू मेरे बच्चे को जन्म देगी, मेरी झोली ममता से भर दे। मेरी बहन, तेरा यह उपकार मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। मैं असमंजस में थी और मम्मी पापा इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं थे। उन्होंने दी को समझाया कि तुम्हारी खुशी के लिए सनम की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। जीजू किसी भी बात की तरफदारी करने की परिस्थिति में नहीं थे। हाथ जोड़कर इतना ही बोले, हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। फिर दीदी को भी लगा कि सनम की ज़िंदगी का सवाल है, मेरी खुशी के लिए सनम की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। तो दी ने मुझे कहा, कल ही हम अस्पताल जाते हैं, तुम तैयार रहना। मैं अपनी दी की मनोदशा से वाकिफ़ थी। दीदी दिल से चाहती थी कि यह बच्चा किसी भी हाल में जन्म लेकर उनका आंचल ममता से भर दे।
पर उनका मन इजाज़त नहीं दे रहा था। दी की लाचारी उनकी आंखों से आंसू बनकर बह रही थी और उन आंसुओं ने मुझे एक ठोस निर्णय लेने पर मजबूर कर दिया। मैंने दी को अपने पास बैठाया और उनका हाथ अपने हाथों में लेकर वादा किया, दी, मेरी जिंदगी का जो होना है हो जाए, पर मैं आपको माँ का सुख देकर आपको संपूर्ण स्त्री बनने का सुख जरूर दूंगी। मेरी कोख में पल रहा बच्चा आपकी अमानत है। मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी, फिर जो हो मेरे साथ कोई ऐसा लड़का मिल जाएगा जो मुझे मेरी कमी और खूबी के साथ मुझे अपनाएगा। बाकी जो होगा देखा जाएगा। इतना सुनते ही जैसे पहली बारिश का स्पर्श पड़ पाते पतझड़ बसंत में बदल जाती है, वैसे ही दीदी के भीतर नव चेतना का संचार हुआ और मुझसे लिपटकर बोली, सनम, आज पहली बार तेरा मेरी चीज का इस्तेमाल करने पर मैं नाराज नहीं। जाने अनजाने मेरी चीज़ों का इस्तेमाल करने की बहुत बड़ी कीमत तुमने चुका दी है। मम्मी पापा को भी मेरे निर्णय के आगे झुकना पड़ा। बच्चों के प्यार के आगे माँ बाप हमेशा झुकते जो आए हैं। वक्त अपनी गति से बह रहा था। दी ने 8 महीने एक माँ की तरह मेरा ख्याल रखा, पर 9वें महीना लगते ही एक दिन बाथरूम में नहाते वक्त मेरा पैर फिसला और दर्द के साथ ब्लीडिंग होने लगा। चीखते हुए मैं बेहोश हो गई। आंखें खुली तो खुद को अस्पताल के बिस्तर पर पाया। मेरी आगोश में फूल सी बच्ची सो रही थी। डॉक्टर ने कहा, अभिनंदन, आपको बेटी हुई है। मैंने बच्ची दीदी के हाथों में सौंपते हुए कहा, दी, संभालिए अपनी अमानत। जिंदगी जैसे मेरी सांसों से नाता छुड़ाकर छूट रही थी। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। हृदय की गति मंद होती महसूस हो रही थी। सबके चेहरे धुंधले दिख रहे थे और मम्मी की आवाज़ मानो दूर किसी पर्वत के पीछे से आ रही हो। ऐसा महसूस हो रहा था, सनम बेटा, आंखें खोलो, क्या हो रहा है तुझे? डॉक्टर, देखिए मेरी बच्ची को। सनम बेटा, आंखें खोल। और आज भी मम्मी के मुंह से बेटा शब्द महसूस करते पड़ी रही। आज तो मम्मी सनम से सुनरी पर आएगी, फिर भी उठा नहीं जाएगा। अनंत की डगर पर प्रस्थान जो कर रही हूँ, एक तसल्ली लिए कि दीदी की इस्तेमाल की हुई सारी चीज़ों की कीमत चुका कर जा रही हूँ। अब अलविदा कहने का भी होश नहीं रहा। आंखें हमेशा के लिए बंद जो हो रही थी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आज की यह कहानी आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है तो सपोर्ट ज़रूर कीजिए। फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी ऐसी ही नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।